प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड। आज के YouTube वीडियो में हम देखेंगे डिजाइन ऑफ रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर। कोई भी स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमारा सबसे मेन कंसेप्ट होता है सीमेंट और कंक्रीट। सीमेंट और कंक्रीट स्ट्रक्चर, सीमेंट एंड कंक्रीट स्ट्रक्चर। सो बेसिकली स्ट्रक्चर होता क्या है? स्ट्रक्चर होता है कॉम्बिनेशन ऑफ मेंबर्स जो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जाता है। कोई भी कॉम्बिनेशन, जैसे हम सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, इनको कंबाइन कर रहे हैं, इनको रेनफोर्स कर रहे हैं, ये सब हम कर रहे हैं क्यों? क्योंकि हमें एक स्पेसिफिक चीज बनानी है, हमें एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाना है, तो उसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का जो भी डेड लोड और लाइव लोड होता है वो हम कैलकुलेट करते हैं IS 875 बुक से, जो होती है हमारा इंडियन स्टैंडर्ड्स, जो ऑलरेडी सेट है कोई भी स्ट्रक्चर बनाने के लिए। अब दो तरह के रेनफोर्समेंट्स होते हैं, एक होते हैं CFRP और एक होता है GFRP। CFRP का फुल फॉर्म होता है कार्बन फाइबर रेनफोर्स्ड पॉलीमर और GFRP का फुल फॉर्म होता है ग्लास फाइबर रेनफोर्स्ड पॉलीमर। इसमें क्या होता है कि जब हम रेनफोर्समेंट बना रहे होते हैं तब हमारा मेन प्रोडक्ट हो जाता है कार्बन, और जब हम GFRP लेते हैं तब हमारा मेन एलिमेंट हो जाता है ग्लास। के बाद आता है हमारा कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन होता है कि हम जो भी चीजें कंबाइन कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन हमें बताता है हमारा स्ट्रक्चर इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है या नहीं। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है? इक्विलिब्रियम कंडीशन ये होती है कि हमारा जो भी हमने चीजें कंबाइन की हैं वो सब प्रॉपर है या नहीं, उनका जो हमने वेट लिया है वो प्रॉपर है या नहीं। वो कैसे पता चलता है हमें? वो हमें ऐसे पता चलता है कि जो हमारा स्ट्रक्चर होता है उसका डिस्प्लेसमेंट x डायरेक्शन में 0 होता है, y डायरेक्शन में 0 होता है, और उसका रोटेशन z डायरेक्शन में 0 होता है। रोटेशन z डायरेक्शन में 0 होता है, which means sigma fx is equals to 0, sigma fy is equals to 0 and sigma mz is equals to 0। अगर ये सारी चीजें हैं तो हमारा स्ट्रक्चर इक्विलिब्रियम कंडीशन पर है। कॉम्बिनेशन के बाद हम आते हैं सीमेंट पे। सीमेंट क्या होता है? सीमेंट होता है बाइंडिंग मटेरियल जो डिफरेंट आइटम्स को बाइंड करता है। वो कैसे बाइंड करता है? सीमेंट का हम बनाते हैं कंक्रीट। कैसे बनाएंगे हम सीमेंट में ऐड करेंगे एग्रीगेट्स, सैंड और वाटर, जिससे हमारा बनेगा मोर्टार। मोर्टार से हम क्या कर सकते हैं? हम चीजों को बाइंड कर सकते हैं, हम प्लास्टर खड़ा कर सकते हैं। ये सारे डिफरेंट यूजेस होते हैं सीमेंट के। उसके बाद आता है कंक्रीट। कंक्रीट क्या होता है? कंक्रीट होता है मिक्सचर ऑफ सीमेंट, एग्रीगेट, सैंड एंड वाटर। इसमें सैंड होता है हमारा फाइन एग्रीगेट जिसकी साइज होती है 4.75 mm से कम, और एग्रीगेट होता है हमारा कोर्स एग्रीगेट जिसकी साइज होती है हमारी 4.75 mm से ज्यादा। इज इट क्लियर? उसके बाद आता है हमारा वाटर। जो भी वाटर हम कंक्रीट में डाल रहे हैं उसके बाद बचता है फ्री वाटर। फ्री वाटर क्या होता है? फ्री वाटर होता है जो हमने वाटर डाला है उसमें से हम जब माइनस करेंगे वाटर एब्जॉर्ब, तो जो पानी बचा है वो होता है फ्री वाटर। फ्री वाटर हमें पता चल गया कि फ्री वाटर क्या होता है। फ्री वाटर होता है कि जो हमने पानी डाला है
water given minus water absorbed. बट ये हमें पता चल गया फ्री वाटर ये होता है, बट वाटर का मेन पर्पस क्या होता है? वाटर का मेन पर्पस होता है कि वो सीमेंट के हाइड्रेशन में काम आती है. मेन पर्पस ऑफ वाटर इज हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट. मेन पर्पस इज हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट. हाइड्रेशन निकालने के लिए हम निकालते हैं वाटर सीमेंट रेशियो. वाटर सीमेंट रेशियो इज इक्वल टू फ्री वाटर. वाटर सीमेंट रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम निकालेंगे फ्री वाटर. उस कंक्रीट में कितना फ्री वाटर है वो होगा हमारा वाटर सीमेंट रेशियो. तो फ्री वाटर क्या हो गया? वाटर जो हमने डाला है और उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे कि कितना वाटर एब्जॉर्ब हो गया, वो हो गया हमारा फ्री वाटर, या फिर हम उसको कह सकते हैं वाटर सीमेंट रेशियो. इसके बाद जब ये सारा होता है, जब ये सब चीजें होती है, तब होती है हमारी केमिकल रिएक्शन. क्या होती है? केमिकल रिएक्शन. ये केमिकल रिएक्शन कौन सी होती है? जब भी हम सीमेंट के अंदर वाटर ऐड कर रहे हैं तब क्या होगा? हीट प्रोड्यूस होगी, उसमें से हीट निकलेगी. तो वो कौन सी रिएक्शन हो गई? वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई. हमने देखा है कि दो तरह की रिएक्शंस होती है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक. एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो होती हैं जिन्हें हमें हीट देनी पड़ती है चालू करने के लिए, मतलब वो हीट एब्जॉर्ब करती है. और एक्सोथर्मिक वो होती है कि जब वो रिएक्शन हो रही है तब हीट प्रोड्यूस होती है. तो जब हम सीमेंट में वाटर ऐड कर रहे हैं तब वो क्या हो रहा है? वहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रही है, इसलिए वो कौन सी रिएक्शन हो गई? वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई. और इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसकी वजह से क्या होता है? हमारा जो स्ट्रक्चर होता है या हमारा जो मिक्सचर होता है उसमें क्या आ जाते हैं? उसमें आ जाते हैं थर्मल क्रैक्स. इस वजह से हम हमेशा इसका पीएच रखते हैं 6 से 8.5 के बीच में. ये हम इसलिए रखते हैं ताकि जो रिएक्शन हो रही है हमारी वो ना ज्यादा एसिडिक हो ना ज्यादा बेसिक हो. तो इसका पीएच हमेशा किसके बीच में रहना चाहिए? इसका पीएच रहना चाहिए 6 से 8.5 के बीच में. अब आते हैं हमारे एड मिक्सचर्स. एड मिक्सचर्स क्या होते हैं? एड मिक्सचर्स का पर्पस क्या होता है? एड मिक्सचर्स का पर्पस होता है कि जो रेट ऑफ हाइड्रेशन है उसको इंक्रीज करना या फिर उसको रिएक्शन को कंट्रोल करना. काफी बार हम क्या करते हैं? एज अ एड मिक्सचर हम कंक्रीट में जिप्सम डाल देते हैं. क्यों? ताकि उसका रिएक्शन या उसका सेटल टाइम जो हो वो इफेक्ट हो जाए. इज इट क्लियर? इसके बाद आता है हमारा, ये हम क्यों डालते हैं? वाटर और एड मिक्सचर्स, वाटर एंड एड मिक्सचर जो होते हैं वो उनका पर्पस सिर्फ एक ही होता है. उनका पर्पस ये होता है कि हमें जितनी स्ट्रेंथ चाहिए, जितना भी हमें उसके स्ट्रक्चर में स्ट्रेंथ चाहिए, उसी अकॉर्डिंग हम वाटर और एड मिक्सचर ऐड करेंगे. कॉम्बिनेशन और एड मिक्सचर सीमेंट के बाद आता है कि स्ट्रेंथ, जो स्ट्रेंथ होती है कोई भी स्ट्रक्चर की वो किस किस चीजों पर डिपेंड करती है. स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ सबसे पहले डिपेंड करती है प्रोपोर्शन. उसमें हमने क्या क्या ऐड किया है, किस किस मात्रा में हमने उसमें ऐड किया है वो. उसके बाद आता है टाइम बिटवीन मिक्सिंग एंड प्लेसिंग. जब हम वो मोर्टार बना रहे हैं, जब हम वो मिक्सचर बना रहे हैं, एक वो टाइम और उसके बाद हमने वो मिक्सचर यूज किया, उनके बीच का जो टाइम होता है वो. फिर आता है हमारा मिक्सिंग पैटर्न, कॉम्पैक्शन, वाइब्रेशन एंड क्योरिंग. मिक्सिंग पैटर्न मीन्स अगर हमने उसको अच्छी तरह से नहीं मिक्स किया है, अगर वो प्रॉपरली मिक्स नहीं हुआ है तो उसकी स्ट्रेंथ पर इफेक्ट आएगा. अगर उनका प्रॉपर कॉम्पैक्शन नहीं हुआ है, अगर उसको हमने प्रॉपरली दबाया नहीं है तो उसकी स्ट्रेंथ पर इफेक्ट आएगा. अगर उसके वाइब्रेशंस जो हमने दिए हैं, उस पर जो वाइब्रेशन रिक्वायर्ड है वो हमने नहीं दिए हैं तो उसकी स्ट्रेंथ पर इफेक्ट आएगा. और बनने के बाद अगर हमने उसको प्रॉपरली क्योर नहीं किया है तो क्योरिंग की वजह से जो प्रॉब्लम होती है वो भी स्ट्रेंथ पर इफेक्ट दिखाएगी. तो आज के वीडियो में हमने देखा कि कोई भी रेनफोर्समेंट स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो. अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. थैंक यू.